नमस्ते। 17 डेज 17 मेंटोर के इस सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो फिर से 17 डेज 17 मेंटोर्स का जो प्रोग्राम है उसमें मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जो सबको इंडिपेंडेंस 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सीजन वन में जो आपने हमें सपोर्ट किया और जो मोटिवेशन हमारे मेंटोर ने दिया उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दूसरी चीज है, ये जो 17 डे 17 मेंटोर का जो प्रोग्राम है उसमें आज हमसे जुड़ने वाले हैं पराग शिंदे जी, जो कि काफ़ी सबसे सीनियर, यानी हमारे जो मेंटोर ग्रुप है उसमें सबसे सीनियर फैकल्टी है। और 1700 प्लस उनके आज तक जो टोटल सेमिनार हुए हैं वो होने अपना जो ये सेशन चालू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सनाट स्टूडियो जिनके जो ये है यानी मालिक है संजय और शरद सारडा, उनका भी मैं तहे दिल से ये करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये इसमें बालाजी मीडिया यानी श्री राम जाधव, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ ये हमारे एपिसोड में। दूसरी चीज, जो मार्केटिंग पार्टनर है कॉइनेज सॉफ्ट और प्रशांत रनावरे फोटोग्राफी फल्टन, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ ये हमारे सीजन 2 में। तो मैं बता रहा था कि पराग शिंदे सर के बारे में, तो मैं तो उनका फैन हूँ, उसमें उसके बारे में कोई ये नहीं। जो कैमजिया कॉन्सेप्ट है, यानी कैमजिया जो हमारा ये जो चैनल है उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ अगर किसको आए होंगे तो वह है पराग सर के वीडियो को। तो इसके लिए मैं लास्ट इसमें मुझे चाहिए था कि सर हमारे जो पूरा शेड्यूल रहता है उसमें एक नंबर पे रहे। लास्ट टाइम कट्टी सर थे, तो ये सीजन 2 में हमारे पराग सर है। तो पराग सर के बारे में दो लफ्ज मैं बोलूँगा, एक्चुअली बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, इतने वो पॉपुलर है ऑलरेडी। काफ़ी स्टूडेंट उनके हाथ से गए हैं, तो तकरीबन 35 टू 36 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पहले कमर्शियल फोटोग्राफी करते थे। कमर्शियल फोटोग्राफी करते करते वो वेडिंग की तरफ आए और उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो वेडिंग को समर्पित किया। वेडिंग के बारे में कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप एकदम बेझिझक आप पूछ सकते हो। सर के पास सबके आंसर्स तो डेफिनेटली है। ये हमारा जो वीडियो था सर का, उसके लिए मैं सर के साथ में कोपरगांव करके हैं, वहाँ पर 3 दिन के वर्कशॉप के लिए मैं सर के साथ में गया था। काफ़ी नॉलेज मुझे मिला और काफ़ी बढ़िया उनका जो स्पीच है वो इतना जानदार है कि कोई पूछने की ये नहीं। अभी अभी सर ने बताया तो सबको सर के बेटे का एंगेजमेंट है, तो हम लोग सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सर के लिए। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी चीज़ है, उन्होंने 700 प्लस तो ये किए हैं, वैसे ही बेंगलोर केरला यहाँ पर भी उनके काफ़ी वर्कशॉप हुए हैं। उनकी जो सहचारिणी यानी उनकी मिसेज जो है वो पूरा एडिटिंग का कारोबार संभालती है। तो जैसे लास्ट हमारे सीज़न में था वैसे ही ये सीज़न में है कि सर तो ये जो ऊंचाई, ये यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो मिसेस के सिवा ये नहीं होता था। तो उनके मिसेस का भी मैं स्वागत करता हूँ ये हमारे सीरीज़ में। दूसरी चीज़ है कि इनका जो ये है अपना यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर्च करता हूँ यहाँ पर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए।
तो ये उनका चॅनल आहे शिंदे यांची शाळा मराठी यूट्यूब चैनल है। तो सर का ये काफ़ी बढ़िया चैनल है जिनमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है। तो जो भी यहाँ के सब्सक्राइबर्स है या जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है उनको मैं बताना चाहूँगा कि वह इनके चैनल पे जाए और बढ़िया सा नॉलेज ले, और वह प्योरली मराठी चैनल है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो प्रेजेंट है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। मनोज ब्राह्मणे ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। सतीश पेडनेकर सर नमस्ते, जयंत सर नमस्ते, आपका भी लेक्चर है। आकाश उतारी हाय, क्षितिज क्रिएशन, सत्य पाल डिजिटल वर्ल्ड, नितिन साहू, दीपेश पाटिल, अक्षय जेतीधर, तो सबको हाय। और मैं अभी स्विच ओवर करता हूँ पराग सर के पास कि जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्न करें। सर थैंक यू फॉर कमिंग। आपने ये जो सीजन 2 आपके वजह से ये जो शुरुआत हुई है वो इतनी दमदार होगी, मुझे पता है। आपका तो यानी बोलने की जरूरत ही नहीं मुझे। सो आई एम स्पीचलेस, जस्ट स्टार्ट इट। तो सर चालू करते हैं। थैंक यू अभय सर। थैंक यू। ये जो प्लेटफॉर्म है आज का, इसके ऊपर मेरा पहला ये मौका है कि जहां पे मुझे सामने कोई नहीं दिखता है, तो ये मेरे लिए आज कुछ नई चीज है। आज तक मैंने जितने वेबिनार्स लिए उसमें मुझे फोटोग्राफर्स दिखते रहते हैं, तो थोड़ा चहल पहल रहती है, कुछ ना कुछ सामने वाले के फेस से कुछ तो पता चलता है, लेकिन आज थोड़ा अलग होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आज सिर्फ आपसे बात करने वाला हूं। मैं आज कोई भी फोटो नहीं दिखाने वाला, कुछ नहीं दिखाने। दूसरी चीज है, मैं यहाँ आपको बहलाने या बहकाने नहीं आया हूं। आज मैं प्योरली इंटेंशन लेके बैठा हूं कि मुझे आपको भड़काना है। हाँ, आपने सही सुना, आपको भड़काने के लिए बैठा हूं। क्योंकि मेरा एक सोच है कि आदमी भड़कता है तो ही कुछ कर पाता है। तो आज अगर मेरे बोलने से आपके मन में कुछ ज्वाला निर्मित होगी या कुछ बुरा लगेगा तो वो मेरे लिए अच्छी चीज है। तो सबसे पहले आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मैं थोड़ा देर बात करके फिर हम लोग की बातचीत शुरू हो जाएगी। तो आज का अपना टॉपिक है रियलिस्टिक वेडिंग फोटोग्राफी। मेरे तजुर्बे के हिसाब से फोटोग्राफी, जो वेडिंग फोटोग्राफी है, वो 4 पिलर पे खड़ी है। 4 पिलर्स, कोई भी घर जैसे है 4 पिलर पे खड़ा रहता है, तो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। उसमें सबसे पहला पिलर है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के 2 पहलू आते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन बेसिकली मेनली 80% फोटोग्राफी जो है वेडिंग की, वो होती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और इवेंट फोटोग्राफी। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वेडिंग फोटोग्राफी ये जो जोनर है, इसमें सब तरह की फोटोग्राफी आती है। कैसे हम लोग देखते हैं, टेबल टॉप फोटोग्राफी में जो चीजें हम लोग करते हैं वो वेडिंग में भी करनी पड़ती है। कैसे, हमारे सामने कलश रखा है, उसके ऊपर नारियल रखा है, फिर छोटे छोटे जो सुपारी बोलते हैं वो रखी रहती है। कस्टमर अपना कुछ पोखने के लिए वगैरह कुछ चीजें लाता है, वो रहती है। तो ये सारे टेबल टॉप रहते हैं। सो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अंगूठी रहती है, यानी वापस ज्वेलरी भी रहती है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उसको लाइटिंग कैसा होना चाहिए और वो कैसा उसमें अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज आती है फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफी क्या होती है कि अच्छे अच्छे लोग मॉडल करके आते हैं, उनको अच्छा दिखाना रहता है। यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी में जो आता है उसको अच्छा दिखाना रहता है। एक फैशन फोटोग्राफी का अलग वर्जन हम लोग में रहता है कि वहां पे तो बंदे कैसे भी अच्छे आते हैं, अपने यहाँ तो कैसे कैसे आते हैं, हम लोग उनको अच्छा दिखाते हैं। तीसरी चीज आती है प्रेस फोटोग्राफी, यानी डॉक्यूमेंटेशन कोई भी चीज का। हम लोग वेडिंग का क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ही करते हैं। चौथी चीज है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ में क्या रहता है,
कि चुपचाप फोटो निकालना है, सामने वाली चलना चाहिए, और फोटो निकालते वक्त उसके जो नेचुरली चीजें मिलनी चाहिए। तो हमारी कैंडिडेट फोटोग्राफी भी वैसी ही है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो एक वेडिंग फोटोग्राफर में नहीं है। सो इसलिए मुझे अपने फील्ड के ऊपर, मुझे अपने हुनर के ऊपर बहुत गर्व है, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजों को समेट के काम करता हूँ। अभी मेनली इसमें आता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और इवेंट फोटोग्राफी। लेकिन कोई भी वेबसाइट पे देखो, किसी के भी वेबसाइट देखो, किसी का एडवर्टाइजिंग देखो, सब चीज में सिर्फ हाईलाइट होती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। कोई भी बंदे का काम ओपन करके देख लो, 90% ऑफ द काम क्या रहेगा? पोर्ट्रेट। कपल की पोर्ट्रेट रहेगी, कपल फोटो रहेगी, या तो सिंगल फोटो रहेगी। सो मेरा ये हमेशा कहना रहा है कि एक वेडिंग का पोर्ट्रेट ये छोटा सा अंग है, एक छोटा सा पोर्शन है, 20%, 25%। 75% क्या है? इवेंट फोटोग्राफी। लेकिन जितनी मेहनत मेरे फोटोग्राफर भाई आज पोर्ट्रेट के ऊपर करते हैं, उसकी 1/4, 25% भी मेहनत कोई भी बंदा इवेंट के लिए, रिचुअल्स के लिए फोटो खींचते हुए मैंने नहीं देखा है। सो आज हम जो फेज से जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो कंपटीशन है, जो चीज है, उसमें सबसे अहमियत वाली चीज है जो आपको साथ देगी, वो है आपकी इवेंट फोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर मैंने कितनी दफा बोल के भी कोई बंदा गौर नहीं करता है। उनके हिसाब से ग्रुप फोटो, रिचुअल्स के फोटो, विधि के फोटो जो बोलते हैं मराठी में, वो कोई भी खींच सकता है, लेकिन कैंडिड जबरदस्त। सो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों चीज को 50-50 रखना है। या मैं तो अभी भी कहूंगा कि पोर्ट्रेट 25% है, 75% आपका रिचुअल्स है। सो फोटोग्राफी के ऊपर मैं वापस आगे आऊंगा। सेकंड पिलर है, वो है प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या है? आजकल पहले प्रोडक्ट एक ही था, एल्बम। आज क्या हुआ है, कोई कोई लोग एल्बम मांगते नहीं है। लेकिन बेसिकली आज भी अगर ओवरऑल महाराष्ट्र को बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, तो भी 80% ऑफ द कस्टमर आज भी आपसे एल्बम लेते हैं। लेकिन ये एल्बम जो चीज है, वो सबके पास सिमिलर, किसी के पास कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। सो सिंपल चीज है, आपको अगर बिजनेस करना है, वेडिंग फोटोग्राफी में आपको नाम कमाना है, तो आपका प्रोडक्ट या आपके एरिया में जितने फोटोग्राफर है उनसे बेहतर चाहिए। देखो, अपने प्रोडक्ट को अपने को डेवलप करना है, बाहर से कोई नहीं आएगा डेवलप करने के लिए। जैसे देखो, केटरिंग वाले हैं, एक जमाने में केटरिंग का जो थाली था वो 80 रुपए में मिलता था। आज वही थाली 900 रुपया, 1200 रुपया, 1600 रुपया चल रही है। क्यों? उन्होंने 6 आइटम की जगह पे 25, 35, 45 इतने सारे आइटम कर लिए। किसी ने चाइनीज, मुगलाई, ये सब ऐड कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया। हमारे यहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं किया। हालांकि ये सबको पता है कि कितना भी मोटा आदमी रहने दो, कितना भी खाने वाला बंदा रहने दो, बट ऑन एन एवरेज 350 ग्राम के ऊपर कोई नहीं खा सकता। लेकिन हमारे में ये सोच ही नहीं है कि हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। सो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कुछ अलग करें। फोटोग्राफी अच्छी होगी, लेकिन अगर बाकी के 3 पिलर जो बोल रहा हूं वो सही नहीं है, और ये सही बात है कि वही सही नहीं है। सिर्फ पोर्ट्रेट अच्छे निकालने से आप अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर नहीं होते। आपके पास उतना ही रिचुअल्स अच्छे होने चाहिए, उतने ही ग्रुप फोटो अच्छे होने चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सो आप ये सोचो कि आपके प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है। तीसरी चीज है, तीसरा पिलर है, वो है सर्विस। इतनी गंदी सर्विस है आज भी कितने लोगों की कि 5-5 महीना, 6-6 महीना कुछ नहीं देते कस्टमर को।
सो कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चलाना है तो आपकी सर्विस जबरदस्त होनी चाहिए। सो सर्विस में आप आज भी अपनी इंडस्ट्री का किसी का ध्यान नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपकी सर्विस इंप्रूव करनी है। मैं मेरा पैटर्न बताता हूँ, आज का भी 10 साल से यही पैटर्न है मेरा, कि शादी जिस दिन होती है उसके दूसरे दिन 10 फोटो चले जाते हैं फॉर सोशल मीडिया। इसमें मेरी ये सोच रहती है कि दूसरे दिन जो फोटो जाएंगे दोस्तों को, वो किसी मोबाइल के ऊपर शूट किए हुए नहीं रहेंगे, वो मेरे प्रोफेशनल टच के फोटो रहेंगे। सो मैक्सिमम व्यूअर तभी देखते हैं। तो ये 10 फोटो चले जाते हैं सेकेंड डे। तीसरे दिन चली जाती है एक वेबसाइट, चली जाती है पर्सनलाइज वेबसाइट कस्टमर की। उसमें 100 फोटो में वो घर से निकल के घर में जब भी आता है वापस, वहां तक के पूरी स्टोरी 100 फोटो में मैं डिलीवर करता हूं। और उसमें जो 100 फोटो रहते हैं वो एकदम जबरदस्त रहते हैं, जिसमें कुछ अलग है, जिसमें कुछ मेहनत की है, जिसमें कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर है, जिसमें बहुत एक्सप्रेशन इमोशंस है, ऐसी चीजें रखता हूँ। सो ये हो गया तीसरे दिन। 8वें दिन पे चला जाता है क्या, पूरे के पूरे फोटो एडिट करके, स्पेशल एडिट मतलब अच्छे से उसको एडिट करके, अगर 2 फोटोग्राफर 3 फोटोग्राफर ने शूट किया है तो उसको लाइन में लगा के ये 8वें दिन पे चला जाते हैं सभी के सभी फोटो। और 15वें दिन पे जाता है मेरा ट्रेडिशनल वीडियो, और 35 या 40 दिन में चला जाता है सिनेमैटिक वीडियो। अभी आप आपकी सर्विस को इससे कंपेयर करो कि आप यहाँ कहाँ पे प्लस में हो, क्या कर रहे हो। अभी मैं एक छोटी सी पुरानी चीज बताता हूँ, मैंने ये किससे सीखा। मैं औरंगाबाद में गया था, तो जैसे ये वेबिनार चालू है वैसे वर्कशॉप के लिए गया था। तो वहां पे सब फोटोग्राफर अपना अपना परिचय देते हैं। तो उसमें मुझे एक फोटोग्राफर मिले, उनका सरनेम था काली। तो उनसे बात हो रही थी, तो इतने में मैंने उनको पूछा आपके पास कैमरा और क्या यूज करते हो। उन्होंने कुछ कैमरा बोल दिया। सी मेरे हिसाब से कैमरा कुछ मायने नहीं रखता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेंस और फ्लैश कैसे यूज करते हैं। मैंने उनको पूछा आप फ्लैश कैसे यूज करते हैं। उन्होंने बोला सर मैं मेरे कैमरा के ऊपर फ्लैश लगाता हूँ और मैं यूज करता हूँ। वहां पे मेरा दिमाग थोड़ा सा हट गया, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बंदा कैमरा के ऊपर फ्लैश लगा के काम करता है वो आज के डेट में फोटोग्राफर है ही नहीं। आपका फ्लैश कैमरा के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी स्टैंड के ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही काले जी ने वो कहा तो मेरा मूड उठ गया, तो मैंने मेरा मुंह घुमा लिया दूसरी तरफ। इतने में एक फोटोग्राफर आके मुझे कहते हैं कि सर ये आनंद काले जी है, इनका एक हुनर मैं आपको बताता हूँ। बोला बताइए। बोले सर पूरे वर्ल्ड में जितनी फॉरेन में घूमने जैसी चीजें है उसमें से बहुत सारी, और इंडिया की जितनी भी घूमने जैसी प्लेसेस है वो सभी ये आनंद काले जी अपनी फैमिली को लेके घूमे हैं। आप सभी वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप सबको पता है कि हमारे पास कितना इनकम आता है और हम लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं। सो आप भी समझ चुके रहेंगे कि ये आनंद काले जी ने जो कुछ अचीव किया था अपनी फैमिली को लेके, 3 से 4 फॉरेन टूर और इंडिया के सभी अच्छे लोकेशन घूमे हैं। तो ये डेफिनेटली एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इमीडिएटली मैं काले जी की तरफ मुड़ा, बोला आनंद अभी आप मुझे कुछ सिखाओ। बोले सर मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। बोले सर, मैंने बोला आनंद जी ये जो अभी इन्होंने कहा ये महोदय ने कि आपने ऐसा ऐसा किया है। बोले हाँ सर बाकायदा ये सब मैंने किया है। तो मैंने बोला इसका मुझे राज बताओ कि कैसे किया है। तो उन्होंने बहुत सिंपल चीज मुझे बताई कि सर आदमी को जब भी 12 साढ़े 12 बजे भूख लगती है, अगर उसको दाल चावल दे दो वो वक्त पे, तो उसके लिए वो बहुत कीमती या बहुत एकदम स्वादिष्ट चीज है। और अगर उसको 4:30 5 बजे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भी दे दो तो भी वो उसके लिए विष के बराबर है।
बोलता है यही सिस्टम मैं अपने फील्ड में करता हूं कि मेरा शादी का एल्बम चौथे दिन डिलीवर होता है। सुनने को थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन ये सच बात थी। वो इतने घर में घुल मिल जाते हैं वो कि उनको पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं रहती कि किसका फोटो लेना है किसका नहीं लेना है। और आनंद का आगे ये भी कहना था कि सर जब भी चौथे दिन में ये डिलीवर करता हूं ना, तो मेरे लाख गुना माफ है। यानी मेरे से कुछ गलती हुई है तो भी इतना फास्ट सर्विस कौन देता है? तो कस्टमर मुझे अप्रिशिएट करता है। दूसरी चीज होती है मेरा सामने वाला फोटोग्राफर, उसके उसको क्या होता है, उसके सर पे बंदूक रखी जाती है, भाई हमारे फोटोग्राफर ने दे दिया, अभी तू दे दे, और उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो इस चीज में मेरा नाम बहुत फेमस है, क्योंकि मैं अच्छा फास्ट डिलीवर करता हूं, तो उसके हिसाब से मेरे कस्टमर ज्यादा है। उस दिन से मैं ये चीज सीख गया कि अर्जेंट या फास्ट डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी कल परसों ही किसी का फोन आया था, वो भी सेम सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है बंदा। वो भी पार्टी को मार्किंग को कुछ देता नहीं, पार्टी से 3 मीटिंग पहले कर लेता है, उसमें सब लिख के ले लेता है कि मौसी का नाम क्या है, मौसी के हस्बैंड का नाम क्या है, उनके बेटों का नाम क्या है। तो पूरे शादी में वो उतने ही फोटो निकालता है जितने उसे बेचने हैं, अननेसेसरी फोटो नहीं खींचता है। बोलता है सर 250 अगर मुझे बेचने हैं, मुझे पता है, तो मैं 300 निकालता हूँ, 1000 या 1200 नहीं निकालता हूँ। सो आई सैल्यूट ये टाइप के लोगों को कि जो ये तरीके से आज बिजनेस कर रहे हैं। तो सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। चौथी चीज है हु आई एम, मैं क्या हूं। क्योंकि जब भी मैं फोटोग्राफर को पूछता हूं कि भाई आप फोटोग्राफी करते हो तो क्या बेचते हो, तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। कोई बोलता है कि मैं यादें बेचता हूँ, कोई बोलता है कि मैं एल्बम बेचता हूँ, कोई बोलता है मैं पल बेचता हूँ, सूख के पल बेचता हूँ। ऐसे वेरियस आंसर है, लेकिन मेरे पास एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस है इसके लिए कि लोग मुझे ही क्यों पसंद करें। सो व्हाट आई एम सेलिंग, I am selling the experience of I am being there instead of any photographer else. मैं खुद वहां होने का एहसास इतना बड़ा बना देता हूं कि कस्टमर मेरे जगह पे दूसरे फोटोग्राफर को कभी खड़ा नहीं करेगा। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को डेवलप करो। जो अपडेट करना है वो कैमरा अपडेट करके कुछ नहीं होता भाई। मैं आज भी 5 साल के सिवाय कैमरा नहीं बदली करता हूं। अपने खुद को अपडेट करो, और इसके लिए ये लॉकडाउन जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। देखो हर बुराई में एक अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है, एक संधि छुपी रहती है, एक कुछ चीज छुपी रहती है। लॉकडाउन हुआ बुरी चीज है, कोरोना आया बुरी चीज है, बट उसमें से अगर आप अच्छा लेने चाहोगे तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। पहले तो लॉकडाउन ने आप फोटोग्राफर को, यानी मैं भी उसमें आया, हमको दिखा दिया कि हम कमजोर कितने हैं। नहीं तो उसके पहले तो हवा में उड़ रहे थे हम लोग, कि पूछो मत कितना गुरूर था खुद के ऊपर। आज ये कोरोना ने दिखा दिया कि हम कितने खोखले हैं। तो पहले 2 महीने में ही गवर्नमेंट से पैसा मांगना चालू कर दिया। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि उतनी सोच ही हम लोग ने कभी रखी नहीं है। आज भी बोलता हूं कि गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दो। अभी परसों 2-3 जन से बात हुई, जैसे मुझे फोन आते रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र से बात करते रहता हूं, तो कितने फोटोग्राफर मिलते हैं कि उनके पास बहुत गलत चीजें इस्तेमाल हो रही है। परसों से 3 जन से बात हुई, कैमरा कौन सा है, तो D850 कैमरा है। भाई 42 मेगापिक्सल का कैमरा लेके शादी में क्या अचार डालने जाते हो? शादी के लिए 16-20 मेगापिक्सल सफिशिएंट है। इतना पैसा 42 मेगापिक्सल कहां पे चाहिए? अगर आपको किसी ज्वेलरी शॉप में जो होर्डिंग लगती है, जिसको आप इतने नजदीक से देखते हैं, वहां पे 42 मेगापिक्सल की जरूरत है।
किसी कपड़े के शॉप में उसके शूटिंग शर्टिंग का वीविंग यानी उसका जो धागा है वो दिखता है, तभी 42 मेगापिक्सल चाहिए। लेकिन अपडेट होने के नाम पे 42 मेगापिक्सल लेके करते क्या? आज भी वेरी सिंपल लॉजिक के साथ बात करता हूं कि गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट मत करो। पैसा बचाना भी पैसा कमाने के जैसा होता है, ये सोच को पहले समझो। अगर ये पहले सोचा होता तो पहले ही 2-3 महीने में किसी से 5,000 2,000 मांगने की नौबत नहीं आती थी आपके ऊपर। आज भी अभी भी सुधर जाओ, वक्त गया नहीं है। आज भी मैं देखता हूं कि फोटोग्राफर का परचेस वैसा ही चालू है। किसी को पता नहीं है कि कोरोना कितना साल चलेगा, और लेकिन फिर भी आज जब भी मेरे सोशल मीडिया पे फोटो देखता हूँ, देयर इज अ न्यू मेंबर इन माय फैमिली, तो मुझे आनंद नहीं होता, मुझे दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि ये देखने के बाद मेरे 10 फोटोग्राफर भाई के दिमाग में कहां से भी कर्जा निकाल के वो पैसा लेने की बात आ जाती है। बहुत गलत चीज है। अपना जो आनंद है ना, मुझे भी आनंद है किसी ने अच्छा कुछ लिया तो, लेकिन वो आनंद ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरा महाराष्ट्र में बम्बा बम करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये बहुत गलत चीज है। आज भी बोलता हूँ, नई कार ली, डाल दिया इस पे। क्यों भाई? तुमको आनंद है, तुम्हारे दोस्तों को पार्टी दे दो, बात खत्म कर दो। ये गलत चीजें आज भी हमारी इंडस्ट्री में है। और एक चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि हर चीज में कोई दूसरा करेगा ये सोच लेके चलते हैं। मैं रेट नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा बाजू वाला वही रेट पे है। मैं रेट तभी बढ़ाऊंगा जब ये एसोसिएशन मुझे फिक्स करके देगी। ये गलत सोच पे क्यों चल रहे हो? आप अपनी कुछ स्पेशलिटी मेंटेन करो और हक से पैसा मांगो। आज तुम्हारे सामने बैठा हूं, एज है 53, आज भी असाइनमेंट करता हूं, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देता हूं। 50 आदमी में भी उतना ही पैसा चार्ज कर रहा हूं जितना 500 या 5,000 लोगों में लेता था। किसके बलबूते पे? सिर्फ फोटोग्राफी के नहीं, जो बाकी के पिलर बोले ना, सर्विस, प्रोडक्ट और हु आई एम। हमेशा ध्यान में रखो, खुद को डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है। और आपको खुद को डेवलप होने के लिए ये जो छुट्टी मिली है ना, उसमें खुद को डेवलप करो। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, फोटोग्राफी के नहीं, अलग अलग, जिसके आपकी वोकैबुलरी सुधर जाती है। आज कोई लोग किसी के सामने बात करने खड़े हो जाते हैं ना, सामने वाले को लगता है कभी ये मुंह बंद करेगा। तो इतनी गंदी पहचान से कुछ बिजनेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अभी बातें चलती रहेंगी। अभी थोड़ी देर के लिए आपसे क्वेश्चन आने की जरूरत है। आप कम्युनिकेट करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, जिनको भी कुछ सर को क्वेश्चन पूछने हैं वह यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर जो नए आए हैं, दीपेश पाटिल जी, नितिन साहू, अक्षय जेतीधर, भंजीभाई मखाकिया, क्षितिज क्रिएशन नेपाल से है, राहुल गांगवाल, पंकज अहेर, संजय मिस्त्री, राजेंद्र गायकवाड़, रूप दर्शन स्टूडियो BSL, बालाजी मीडिया, माउली माने, तो इन सब का स्वागत करता हूं। जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आज की तारीख में अगर सब लोग बोलते हैं कि अपग्रेड होना चाहिए, तो प्रीवियस DSLR क्या खराब है? सब लोग बोल रहे हैं नहीं, मिररलेस लेना चाहिए। यानी एज अ सीनियर, यानी गुरु के गुरु आप है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, तो उसके बारे में बताइए जरा सर। ओके सर, एकदम सिंपल चीज बताता हूं कि आज का DSLR, मतलब अभी भी मैं यही सोच रखता हूं कि जैसे अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है तो मेरे हिसाब से DSLR इज मोर देन इनफ। आपको कुछ जरूरत नहीं मिररलेस में जाने की। हाँ, अगर आपको फोटो और वीडियो दोनों करना है तो फिर 100% आप मिररलेस में चले जाइए। और उसमें भी एक चीज बताता हूं आपको कि जैसे बहुत सारे फोन आते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास DSLR है, उसके 3 लेंसेस है, तो अभी मैं मिररलेस में क्या ले लूं? तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग,
अगर आपके पास ऑलरेडी डीएसएलआर है तो फोटोग्राफी उसके ऊपर कंटिन्यू करो, क्योंकि आप अगर मिररलेस लेते हो तो एट अ टाइम एक आदमी या तो फोटो कर सकता है या तो वीडियो कर सकता है। तो मिररलेस में बहुत ज्यादा पैसे डालने की जगह पे सर वीडियो और फोटो के लिए डीएसएलआर मोर देन इनफ, और वीडियो के लिए आप, जैसे मैं अभी फूजी का मेंटोर नहीं हूं, बट स्टिल मैंने जितने मिररलेस चेक किए हैं उसमें जो बेटर डिलीवरी कर सकता है, तो क्रॉप सेंसर में भी आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं मिररलेस में फूजी के। और मेरे टीम में ऑलरेडी 4 मेंबर वो बना रहे हैं। मैं ऐसे इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी 3-4 साल से वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है। और वो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1.5 लाख की, 2 लाख की। तो 4-5 लाख एक अच्छे कंपनी के मिररलेस के फुल फ्रेम में डालने की जगह पे कंटिन्यू करो आपका जो डीएसएलआर है उसमें। दूसरी चीज है कि सर आप जब भी मिररलेस में आते हो तो आपकी पुरानी लेंसेस, भले आप बोलने के लिए बोलते हैं कि मैं उसको एडॉप्टर लगा के यूज करूंगा, लेकिन 6 महीने में आपको समझ में आता है कि आपकी पुरानी लेंस आपके मिररलेस के साथ एडॉप्टर लगा के उतनी अच्छी नहीं चलती है। उसके वजन के हिसाब से बोलो, बैलेंस गया इसके हिसाब से बोलो, या वो एडॉप्टर की थोड़ी सी कमियां बोलो। सो आपको 6 महीने में पता चलता है कि मुझे मिररलेस में अभी वापस अच्छा पैसा डालना है। तो थोड़ा सोच समझ के काम करो। मेरे हिसाब, मैंने खुद अभी लॉकडाउन के 2-3 महीना पहले मैंने खुद कैमरा नया लिया, तो मैंने मिररलेस नहीं लिया, मैंने डीएसएलआर लिया खुद। और दूसरा चीज 16 मेगापिक्सल लिया जस्ट, मैं 40, 25, 24 मेगापिक्सल नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या डिलीवर करना है और कैसे डिलीवर करना है। सो वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, खर्चा करो लेंस के ऊपर। मैं सब काम ब्लॉक लेंस से करता हूँ। 35, मेरे पास ब्लॉक लेंस कौन सी है? 20, 35, 85, 105, ये 4 ब्लॉक लेंस से मैं मैक्सिमम काम करता हूँ। ओके सर? यस सर, थैंक यू। सर दूसरा एक क्वेश्चन है नितिन अपना माउली माने का कि वेडिंग के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है? फिर से वही क्वेश्चन है। ओके, माउली माने जी, बेस्ट कैमरा वेडिंग के लिए मैं एक फ्रैंकली बोलता हूं कि अभी तक बेस्ट कैमरा किसी कंपनी ने बनाया ही नहीं है। हर कैमरा में कुछ तो भी प्लस होता है, हर कैमरा में कुछ तो भी माइनस होता है। तो आपको कौन सा कैमरा आप अभी तक यूज कर रहे थे और उससे आप फेमिलियर हो, यानी आपके बॉडी पार्ट के जैसा उसके ऊपर हाथ घूमता है, वो सभी चीज अच्छा है। फुल फ्रेम होने दो, क्रॉप सेंसर होने दो। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी रिजल्ट देख के कैमरा का ना तो ब्रांड बता सकता है, ना ही उसका सेंसर साइज बता सकता है। सो कैमरा सभी अच्छे होते हैं। मुझे 3500 दे दो निकॉन का, 1300D दे दो, लेकिन अगर मेरे पास लेंस अच्छी है ना, तो मेरे सामने 5 बंदे को खड़े करो कोई भी कैमरा लेके, मैं उनको उनसे उनका उतने जितना बेटर रिजल्ट दिखा सकता हूँ निकाल के। सो कभी कैमरा के बारे में मत सोचो, खर्चा करो लेंस के ऊपर, खर्चा करो खुद को शार्प करने के ऊपर, खुद कितना उसको इफेक्टिवली और फास्ट यूज कर सकते हो, और लाइटिंग के ऊपर ध्यान देना सीखो। यस सर, थैंक यू। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि पराग सर का हर महीने के 1 तारीख को एक बैच चालू होती है जिनमें वो पर्सनली वो सिखाते हैं और उनका बेनिफिट आप ले सकते हो। नितिन साहू जी का फोन है सर, मुझे ये समझ नहीं आता कि पार्टी पहले हमें 25% देता है, अगर हम उसे 2 या 3 दिन के बाद फोटोज दे देंगे तो कैसे काम चलेगा सर? प्लीज उसके ऊपर बताए कुछ। ओके नितिन साहू जी, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये समझा नहीं नितिन जी कि पार्टी आपको 25% क्यों देती है। कोई तभी देता है जब भी आप उसे मांगते हो। बच्चा रोता नहीं ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। सो यही गलत चीज हमारी इंडस्ट्री में है कि मैं एडवांस नहीं लेता हूं, मैं 25% एडवांस लेता हूं। सर आपके सामने बैठा हुआ बंदा लास्ट 25 साल से 75% एडवांस के ऊपर काम करता है। सो जब भी 75% एडवांस मेरे जेब में पड़ा हुआ है, तो ये तीसरे दिन पे, पहले दिन पे, 8वें दिन पे कुछ भी देने के लिए मुझे कुछ डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका एल्बम का थोड़ा सा पैसा छोड़ के पूरा मैं अंदर कर चुका हूं। सो यही सोच को बदलना है।
और वापस आगे चल के आप ये भी बोलोगे कि मेरे एरिया में कोई लेता नहीं है। सो ये सबसे गलत चीज है कि कोई करेगा तो ही मैं करूंगा। सर यही सोच को बदलना है। आप आपका स्पेशलिटी बढ़ाओ, लोग आपके पास हाजी हाजी करेंगे, नितिन साहू जी प्लीज मेरे घर का काम कीजिए, तभी आप कलाकार हो। और जब तक आपको लोग बोलते हैं ना कुछ कम करो, कुछ कम करो, कुछ कम करो, तब तक आप फोटोग्राफर हो, बाकी कुछ नहीं हो सर। सो आपको पहले खुद को डेवलप करना है, दुनिया आपके पीछे लगने वाली है। यस सर, थैंक यू। विजय मित्र आपको नमस्कार बोल रहे हैं। कैलाश कौशल जो है उन्होंने पूछा है सर फ्लाइंग फैब्रिक फोटोग्राफी के बारे में बताइए। सर ये वेडिंग से रिलेटेड कौन सा जो मतलब हम लोग प्री वेडिंग में जो उड़ाते हैं वो? सर 100% बोलता हूँ कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मैंने आज तक एक भी प्री वेडिंग नहीं की है। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे दिखावे की कोई चीज करनी अच्छी नहीं लगती। इवन मेरे पोर्ट्रेट में कोई जुबान निकालेगा नहीं, करेगा नहीं, कोई कूदी मारेगा नहीं, कोई किसी का गार्लैंड खींचेगा नहीं है। लेकिन मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बिजनेस करता हूँ। हालांकि अच्छी चीज है प्री वेडिंग, ये चीज आपको एक पैसा कमाने का जरिया मिला है। और मेरे हिसाब से मेरे जो मेंटोर दोस्त है सचिन भोर जी, ये फ्लाइंग क्लोथ के ऊपर कुछ सेशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं। सो प्लीज वो देखिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन। मुझे वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी पूछिए, मैं 100% जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू सर। राजीव चौधरी पूछ रहे हैं सर कैनन 90D कैसा है वीडियोग्राफी और फोटो के लिए? ओके सर, कैनन 90D ये अच्छा कैमरा है, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ लेंस अच्छी होनी जरूरी है। आप मोस्टली उसके साथ जो 18-135 या 140 यूज करते हो, तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि हम लोग ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की लेंस यूज करते हैं। मैं ये चीज को थोड़ा सा और विस्तार में बताता हूँ। ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की लेंस यानी क्या? 18-140 की लेंस जो मोस्टली D90, D80 ये सबके साथ आती है, 18 की जगह पे आप 20 को पकड़ो, तो 140 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? तो 7 से। 7 दूना 140 बराबर है। यानी आपने जो लेंस ली है वो 7 गुना की लेंस है, और उसका एपर्चर है 4.5, 6.3 या 4.5, 5.6 तो हो ही नहीं सकता, 6.3 है, मुझे पता है। तो इतना सारा लाइट अगर लेंस में खाया जाता है तो आपको क्वालिटी कहां से मिलेगी? फिर आप कहते हो मेरे ग्रेन्स फटते हैं क्योंकि कैमरा बुरा है, क्योंकि उसका सेंसर छोटा है। नहीं बॉस, लेंस अच्छी है तो क्रॉप सेंसर भी अच्छा डिलीवर करेगी। सो आपको इसके आगे जो लेंस लेनी है वो 3 के मल्टीप्लिकेशन लेना है। 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे फुल फ्रेम में 24-70, 24 दिया 72, आपके क्रॉप सेंसर में 17-55, ये लेंस कैनन के पास है, 17-55 f2.8 बहुत बढ़िया लेंस है। 17 दिया 51, यानी वापस 3 का मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हो सके तो ब्लॉक लेंस यूज करो, यानी 35, 85, 105, 20 ऐसा। अगर ये नहीं है, अगर जूम लेना ही है, तो 3 का मल्टीप्लायर छोड़ के चौथे के पास जाने की जरूरत नहीं। कैमरा लेता है आदमी D850, लेंस कौन सी यूज करता है? 24-120, खत्म क्वालिटी उसमें सब गई। सो मेरे ख्याल से ये आपका है 90D गुड कैमरा। फॉलो फोकस भी अच्छा दिया है उसने, वीडियो के लिए बहुत अच्छे फीचर है, लेकिन सिर्फ आप उसकी लेंस अच्छी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यस सर। संजय प्रभात आपके बारे में बोल रहे हैं मित्रा माइंड ब्लोइंग, यू आर ऑलवेज द बेस्ट। तो बेस्ट है करके सर यहाँ बोल रहे हैं। थैंक यू। दूसरी चीज है जयंत सर का है कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए मिनिमम किट क्या होना चाहिए? ओके सर, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता है सर, ये आपने लोगों को नॉलेज मिलने के लिए पूछा है। थैंक यू वेरी मच जयंत सर। सर 2 तरह के किट एक्सप्लेन करूंगा, एक क्रॉप सेंसर में, एक फुल सेंसर में। सो क्रॉप सेंसर में अगर लेना है तो कोई भी बॉडी जो आपको अफोर्ड हो सके। अगर निकॉन में बात करना चाहता है तो 7200, 7300 जो है वो, D500 व्हाटएवर। लेकिन लेंसेस में क्या होना चाहिए? तो फुल फ्रेम वाले क्रॉप सेंसर वाले के पास 2 लेंसेस इंपॉर्टेंट है। एक है निकॉन वाला है तो 1750 सिग्मा या टैमरॉन,
1750 सिग्मा या टामरॉन, क्योंकि ये 1750 के लेंस निकॉन के पास है नहीं। f2.8 थोड़ा बजट ज्यादा है, तो सिग्मा की 8 सीरीज की 1835 f1.8। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर निकॉन क्रॉप सेंसर कैमरा वाले के पास सिग्मा थोड़ा बजट है, तो सिग्मा की 1835 f1.8, ये हो गया उसका, रिचुअल्स हो गया, उसके ग्रुप हो गए, सब हो गए। अभी बात आती है पोर्ट्रेट या कैंडिड फोटो। सो 50 mm f1.8, 10,000 रुपए की लेंस, या आज कुछ 12-14 हो गई रहेगी वो। यही कैनन में भी 50 हो गई, 80 का काम करेगी, निकॉन में 75 का काम करेगी। सो बेसिक कोई भी क्रॉप सेंसर बॉडी विथ 1750 या तो 1835, और अगर थोड़ा मतलब बजट 10,000 तो ज्यादा बजट नहीं होता इतना सब डालने के बाद, एक 50 mm। अभी जब भी फुल फ्रेम में आते हैं तो कोई भी फुल फ्रेम की बॉडी ले लो, लेकिन लेने से पहले लेंस के लिए कितना पैसा बच रहा है वो सोचो, नहीं तो वही कंडीशन हो जाती है। सोनी का 3 लाख का कैमरा लिया या 2.5 लाख का कैमरा लिया और लेंस कौन सी लगाई, तो टैमरॉन की 2875 f2.8, मतलब उसकी सेंसर की पूरी सत्यानाशी कर दी। सो ये ध्यान में रखो कि लेने से पहले किट में जो पैसे को डिवाइड करके सोचो कि मेरा बजट बॉडी के लिए कितना है, लेंस के लिए कितना है। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं बहुत ताकतवर हूं व्हाटएवर, लेकिन कोई मेरी आंख पे पट्टी बांध दो, कोई भी आके मुझे टप्पू मार के निकल जाएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आंख। वही कैमरा में है अपनी लेंस। सो फुल फ्रेम में अगर है तो 2470 में बहुत पैसे की प्ले नहीं बोलूंगा लेने के लिए। सो उसके पास एक बेसिक लेंस ले लो 24-120 निकॉन में, 24-105 कैनन में, लेकिन 35-85 ये दो लेंस आपके पास होनी ही चाहिए f1.8। अभी थोड़ा सा आगे चल के ये भी आएगा कि 1.8 के 1.4। सो एक बताता हूँ कि 1.8 और 1.4 में बोलने को डिफरेंस एक स्टॉप का है, लेकिन अगर परचेस करने जाते हो तो 1 लाख का हो जाता है। अगर मैं 85 mm निकॉन या कैनन की 1.8 लेता हूँ तो 25,000 में आती है, वही अगर मैं 1.4 की लेता हूँ तो 1.25 लाख में आती है। और आज तक किसी की ऑर्डर इस वजह से नहीं गई है कि आपके पहले वाला का बोके आपसे अच्छा था इसके लिए उसको ऑर्डर दे दी। सो ये चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। 1.8 भी अगर आप माइंड परफेक्टली यूज करते हो तो आप उसमें भी अच्छा काम निकाल सकते हो, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड खाली एपर्चर पे रिलेटेड नहीं है। देयर आर 4 फैक्टर्स, अलग अलग 4 फैक्टर भी है जिसमें आप डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। सो इसके लिए मैं कहूंगा कि ये 2 किट मोर देन सफिशिएंट। अगर किसी को लगता है कि स्टेज पे दुल्हा दुल्हन खड़े हैं रिसेप्शन के लिए और वो स्माइल कर रहे हैं, उनके मम्मी डैडी स्माइल कर रहे हैं और उनका मुझे हेड टू चेस्ट का फोटो लेना है अच्छे स्माइल के साथ, तो उस वक्त के लिए 100 mm कैनन माइक्रो, 105 mm निकॉन माइक्रो f2.8। सो माइक्रो भी हो गई अंगूठी के शॉट के लिए, और दूसरी चीज होगी आपके हेड टू चेस्ट के फोटो भी आ गए। और 70-200 नहीं, 70-200 ये लेंस प्री वेडिंग में अच्छी चलती है। वेडिंग में आप कभी भी देखो, आप जहां पे खड़े हो वहां से जो फोकल लेंथ रहती है ना वो 100-125 की है। उससे ज्यादा पीछे जाओगे तो अंदर 4 लोग घुस जाते हैं। तो 70-200 लेके 1.25-1.5 लाख रुपया डाल के खुद की रीढ़ की हड्डी का सत्यानाश करके कोई मतलब नहीं होता ये चीज में। ओके, थैंक यू सर। फ्लैश के बारे में भी थोड़ा बताइए, फ्लैश कौन सी लेनी चाहिए, यानी किट में लेंसेज कैमरा हो गया, वी फ्लैश के बारे में भी बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके सर, फ्लैश 2 तरह की होती है। एक फ्लैश है ओरिजिनल फ्लैश और एक फ्लैश है आज के दिन में गोडॉक्स की फ्लैश, क्योंकि बाकी कोई कंपनी ने तो इतनी अच्छी फ्लैश लाई नहीं है। सो ओरिजिनल फ्लैश बहुत अच्छी होती है, उसकी लाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब भी मैं कहता हूं कि आपकी फ्लैश आपके कैमरा के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो किसी स्टैंड के ऊपर होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप उससे लंबे रहोगे। अगर वो 30,000 रुपए की फ्लैश है तो आपका पूरा ध्यान
वो 30,000 रुपए फ्लैश के ऊपर रहेगा कि मेरा असिस्टेंट उसको ऊपर के छत पंखे में तो नहीं डाल रहा है, नीचे गिरा तो नहीं रहा है, किसी का धक्का तो नहीं लग रहा है, यानी फोटोग्राफी आधे हार्ट से काम करेगी तो मजा नहीं आएगा। इसके लिए आज के डेट में गोडॉक्स ये सबसे बेटर फ्लैश है। गोडॉक्स में भी 4 मॉडल है, 685, 600, 685, 860 और V1। चारों के आउटपुट सेम है। वापस रिपीट करता हूं, चारों के आउटपुट सेम है, 1 पैसे का चारों में फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे है? आगे के जो है V1 और 860 उसमें लिथियम आयन बैटरी है और पहले के 2 है जिसमें पेंसिल सेल बैटरी है। मैं खुद यूज करता हूँ 685 पेंसिल सेल बैटरी वाली, और ट्रांसमीटर आते हैं 3, एक आता है X1, एक आता है X2 और एक आता है प्रो। सो पहला वाला जो X1 है जिसकी कीमत 2300 रुपया है, वो आपको नहीं लेना है क्योंकि उसके जो कंट्रोल्स है वो पूरे राइट हैंड साइड में है। सो आप शूट करते वक्त आपको राइट हैंड छोड़ना पड़ता है और उसको टॉगल करना पड़ता है। सो इसमें आपका टाइम जाता है। सो बेस्ट वे इज आगे के 2 जो है 3300 रुपया और 4300 रुपया। सो या तो XT2 ले लो या तो प्रो ले लो, ये ट्रांसमीटर कोई भी ले लो, आप इससे अच्छा काम कर पाते। थैंक यू। येस सर, थँक्यू। दुसरी पंकज अहेर पूछ रहे हैं, सर माझ्याकडे निकॉन Z62 आहे, तर काही सेटिंग मध्ये अडचणी येतात, तर माहिती मिळेल का? निकॉन Z62, Z6 Mark II, ओके। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आप मुझे पर्सनल पे बात करो तो हम लोग बात करेंगे, अभी इसके सब में इसमें नहीं करते। आपको मेरा नंबर सर शेयर कर देंगे। आप में से किसी को भी कुछ चीज लेना है, परचेज करना है, तो बेझिझक मुझे फोन कीजिए, मैं आपसे फोन पे बात कर सकता हूँ। यस सर, थैंक यू। मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। फिर इट्स हर्षद सागर MP15। सर मैं फोटोग्राफी में अपने आप कैसे डेवलप करूँ, प्लीज सर बताइए। ओके सर, अभी जो लॉकडाउन में वेबिनार चालू है, बहुत सारे मेंटर्स वेबिनार ले रहे हैं, तो इसमें आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया मिल जाती है अलग अलग चीज की, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। हमारे फोटोग्राफर रोज दोपहर को वेबिनार अटेंड करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत कम जन करते हैं। सो आपको अगर कोई चीज के ऊपर कमांड मिलाना है, लाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें मैं एक नाम बताऊंगा, सचिन कनेकर करके मेरे एक फोटोग्राफर दोस्त है अमरावती या औरंगाबाद के, जिन्होंने ये लॉकडाउन में क्या किया कि उनको टेबल टॉप बिल्कुल नहीं आता था, तो उन्होंने टेबल टॉप की बहुत प्रैक्टिस की, सब वीडियो देख देख के, वेबिनार देख के, यूट्यूब पे ऊपर देख के, और पहला लॉकडाउन खत्म होते होते उन्होंने फूड फोटोग्राफी चालू कर दी। सो उसके फोटोज उन्होंने फेसबुक पे अपलोड करना चालू कर दी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, थोड़ा सा खुल गया, और बाजू की जो उनके बाजू में इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा, तो वहां पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, स्टील प्लांट, प्रोडक्ट, वो लोगों ने वो फेसबुक के ऊपर देखा और उधर से इनको काम चालू हो गया। देखो उन्होंने लॉकडाउन को क्या मिला, उनको अवसर मिला कुछ पढ़ाई करने के लिए। सो आपको भी अगर कुछ करना है तो आप बेशक प्रैक्टिस से, फोटोग्राफी इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ के देख के कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना है ये चीज की। यस सर, थैंक यू। संजय मिश्रे आपसे पूछ रहे हैं, सर आप ऑन लोकेशन पर काम करते हो, वहाँ एक दिन के लिए आप का असिस्टेंट बनना है तो चांस है क्या? आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? सर हे राहतात कुठे? सर कमेंट नाही आले त्यांचे अजून। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो डेफिनेटली। संजय कौन नाव काय? संजय मिस्त्री। संजय मिस्त्री, ओके। गुजरात में रहते हैं, ओके ओके। सर आप बॉम्बे आ जाइए सीजन के टाइम में, या पहले बात करके, डेफिनेटली हम लोग साथ में काम करेंगे। असिस्टेंट नहीं, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे स्टूडेंट मेरे साथ असाइनमेंट पे हमेशा रहते हैं, तो ज्यादातर नॉलेज ये, और आप जब भी असाइनमेंट पे प्रैक्टिकली देखते हो ना तो इजीली समझ में आता है, क्योंकि मैं आज भी रोज कुछ नया करता हूँ। वही मजा है अपने फील्ड में कि रोज नया हॉल है, नई तरीके से लाइटिंग घुमानी है, वहां पे अवेलेबल लाइट अलग ढंग का है।
सो रोज सीखना चालू रहता है, वो खत्म ही नहीं होता है। सो डेफिनेटली आप आइए, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लिक फोटो विजन उरण राकेश आरेकर पूछ रहे, सर क्लायंटला दाखवण्यासाठी अल्बम कोणत्या प्रकारचे असावेत? खूब सुंदर प्रश्न है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। पहले तो एल्बम के जो मैं एक बताता हूँ आपको कि एल्बम के दो तरीके से बनते हैं। एक को कहा जाता है, हम लोग करिश्मा बोलते हैं, दूसरे को फोटो पे ऑफसेट बोलते हैं। ओके, सो पहले चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ, शायद किसी लोगों को ये रिपीट रहेगा कि करिश्मा नाम का वर्ड अपनी जिंदगी से हटा दो। करिश्मा नाम का कोई एल्बम कहीं पे नहीं बनता है सर। करिश्मा ये एक सॉफ्टवेयर है जो वीरेन भाई सत्रा जी ने बनाया है फास्ट एल्बम बनाने के लिए। तो आपने उसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है करिश्मा बोलने में, लेकिन आपने आपके प्रोडक्ट को ना एक नाम दे दिया। तो आप भी करिश्मा देते हो, मैं भी करिश्मा देता हूं, तो एक करिश्मा से दूसरा करिश्मा दुगना महंगा तो नहीं रह सकता ना सर। सो वेरी सिंपल थी, मैं वर्ड यूज करता हूं कि एल्बम के दो तरीके हैं मेरे पास बनाने के। एक है फोटो पेपर और एक है ऑफसेट। फोटो पेपर जो पुरानी स्टाइल थी वही से बनता है, और जो आज भी पूरे वर्ल्ड में एल्बम के नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोग ने एल्बम बनाया है ऑफसेट, उसको पूरी दुनिया में कॉफी टेबल बुक के नाम से जाना जाता है। सो पहले तो ऑथेंटिसिटी जो बोलते हैं, जो अच्छापन बोलते हैं, वो आज भी फोटो पेपर में है। मैं आज भी 99% फोटो पेपर देता हूँ। अभी दोनों के प्लस माइनस पॉइंट बताता हूँ। फोटो पेपर का सबसे प्लस पॉइंट है कि उसमें 3 डायमेंशन दिखाई देता है। मतलब कोई बैकग्राउंड के सामने कोई फोटो है ना, किसी की आपने तस्वीर खींची है, तो आप फोटो देख के पता लगा सकते हैं कि ये बैकग्राउंड से ये बंदा कितना आगे खड़ा है। सेम प्रिंट अगर आप फोटो पेपर इसके पेपर पे मारते हो ऑफसेट पे, तो वो ऐसी चिपकाई हुई लगती है। सो सबसे बड़ी दिक्कत है कि 3 डायमेंशन। दूसरी चीज है, फोटो पेपर के बारे में थोड़ा गलत कहूंगा कि फोटो पेपर है ना 40 पेज तक बहुत अच्छा ड्यूरेबिलिटी दिखाता है। 40 पेज तक ड्यूरेबल रहता है। 40 पेज यानी मैं क्या बोलता हूँ, पूरे खोलने के बाद 12-36 फोटो पेपर का बनाओ ही मत, क्योंकि 12-36 का वजन उसको तोड़ देगा। सो मैं खुद 12-30 या 12-32 के एल्बम देता हूँ, 40 पेज मैक्स टू मैक्स। अगर उसके आगे कभी जाने की जरूरत पड़ी तो मैं ऑफसेट में चला जाता हूँ। लेकिन ऑफसेट में भी इतना चीटिंग चालू है आज के डेट में कि आप ऐड देखते हो, लिखा रहता है कि 12 करोड़ की मशीन, 7 कलर मशीन, बट भाई कहीं पे भी लिखा है कि ये बंदा 7 कलर यूज करता है? नहीं लिखा है। मशीन 7 कलर है सर, लेकिन मैं यूज करता हूं कि नहीं, वो कहां से पता चलेगा आपको? तो ये हमारे फील्ड में बहुत गलत चीज चल रही है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम आलसी हो गए। आपको पता कैसे चलेगा कि 7 कलर है कि नहीं? भाई उठो, जाओ ना वहां पे। मैं खुद आज के डेट में, मतलब ये लॉकडाउन है ना, पहला लॉकडाउन, तो थोड़ा सा उठने के बाद मैं खुद सूरत, अहमदाबाद 6 लैब में जाके आया। मैं अपनी आंख से देख के आया, पूना भी जाके आया कि इधर सच्ची में 7 कलर लगता है कि नहीं। और सच्ची बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत में को हार्डली ऐसे 5-6 लैब मिलेंगे जो रियली 7 कलर यूज करते हैं। बाकी के लोग 7 कलर मशीन के ऊपर 4 कलर यूज करते हैं। तो मैं वहां पे ही काम देता हूं जहां पे 7 कलर प्रॉपरली यूज हो रहा है। सो अगर ये कभी भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे से, तो आप पर्सनल पे बात करो, मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ इसमें। सो 2 चीजें हो गई, एक फोटो पेपर, एक ऑफसेट पेपर। अभी आपके पास एल्बम कितने होने चाहिए? सो पहला चीज है, एल्बम का डिजाइन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस। कितने फोटोग्राफर को देखता हो कि पार्टी को डिजाइन दिया, उसको पसंद नहीं आया। भाई तू पहले क्या दिया था? तो आपके पास 3 तरीके के सैंपल होने चाहिए। पहला 100% अमेरिकन स्टाइल, यानी कोई मर्जिंग नहीं, कोई डिफ्यूजिंग नहीं, फोटो सिर्फ रखने हैं। लेकिन सबसे हार्ड डिजाइनिंग वो है, क्योंकि उसमें तो मजा है, जो रखने वाला है उसको समझना चाहिए कहाँ पे कौन सा फोटो रखना है। तो पहली हुई अमेरिकन स्टाइल या कारपोरेट स्टाइल। दूसरी स्टाइल हुई मिक्सिंग।
सिनेमा का पोस्टर बनता है वैसे मिक्सिंग कोई देखो, कोई क्लाइंट को आप ये नहीं बता सकते कि तेरी सोच क्या है, तेरी सोच गंदी है, तू बुरा है, नहीं, उसको जो चाहिए वो देना है आपको। सो सबसे पहले दूसरा एल्बम हो गया कि मिक्स, और तीसरा एक है जो मैं प्रिफर करता हूँ, थोड़ा सा मिक्सिंग और बहुत सारे ब्लॉक फोटो, और जिसमें बैकग्राउंड जो है वो ज्यादातर बाहर की यूज नहीं होती है। मेरे एल्बम डिजाइनर होते हैं, मेरे एल्बम कस्टमाइज होते हैं, करिश्मा नहीं रहते। मैं चालू ऑर्डर में ही शूट करता हूँ, कुछ अलग अलग बैकग्राउंड्स, और उसको ऐसे क्रिएट करता हूँ कि मेरे डिजाइनर को कुछ कटिंग नहीं करनी पड़ती है, कुछ मास्किंग नहीं करनी पड़ती है, कुछ चौकट नहीं डालनी पड़ती है। सो ये आपके पास 4 एल्बम होने चाहिए, एक ऑफसेट, एक फोटो पेपर, एक और एक स्टाइल का, और एक एल्बम ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, जिसको देखने के बाद खोलने के से पहले कस्टमर उसकी तरफ है ना, सिर्फ उसके पैकेज की तरफ, उसके फील की तरफ देखते रहे। ऐसे भी प्रोडक्ट मेरे पास रहते हैं। क्यों? आप जज नहीं कर सकते किसको क्या पसंद आए। तो मेरे पास ये 4 एल्बम एटलीस्ट रहते हैं, और उसको हर 2 साल के बाद मैं अपडेट करता हूँ। पहले वाले फेंक देता हूँ, नए वाले देता हूँ, क्योंकि धंधा तो उसके ऊपर। जब तक एल्बम नहीं जाएगा, आपका काम पूरी दुनिया में नहीं दिखेगा। कोई किसी को फोटो भेजता नहीं है बॉस। सो आपका एल्बम टाइम पे जाना और कुछ अलग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर स्टार क्रिएशन का क्वेश्चन है, सर फोटोशॉप मैनिपुलेशन के बारे में कुछ बताओ। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा सर, आप बोलने के पहले, कि डे 5 जो है वो महेंद्र पटेल है, डे 6 में विजय गवई है, और डे 13 में कुशाल सोनी जी है, जो फोटोशॉप के मास्टर्स है। सो आप उनको ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो दीपेश पाटिल जी का है, सर आपका पेन रायगढ़ में वर्कशॉप हुआ था, उस टाइम आपने अपर्चर मोड के सेटिंग के बारे में बताया था, वो टॉपिक क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, हमारे कैमरा में अलग अलग प्रायोरिटीज है। मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी। 90% जो काम है वो हम लोग मैनुअल मोड में कर सकते हैं। सिर्फ अपर्चर प्रायोरिटी में कभी काम करना है कि जब भी स्पेशली आप बहुत फास्ट फोटो निकाल रहे हैं, कैंडिड मोमेंट्स कैच कर रहे हैं, या रिसेप्शन चालू है, स्टेज पे अलग अलग लोग खड़े हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, उनके मम्मी डैडी, ऐसे 6-7 जन आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो तभी हर एक का जो लाइट से डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो तभी आप पोर्टा लाइट से अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो तभी आप अपर्चर प्रायोरिटी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी पिक्चर फेल नहीं जाएगा। जो आदमी पोर्टा लाइट के नजदीक है वहां पे आपका अलग हो जाएगा, थोड़ा पीछे है उसका अलग हो जाएगा। तो डेफिनेटली अपर्चर प्रायोरिटी में थोड़ा बहुत काम आप कर सकते हैं, बट स्टिल 90%, 85% आपको मैनुअल में काम करना है। सर थैंक यू। जयंत पेडनेकर सर आपको थैंक यू बोल रहे हैं। अमित मल्होत्रा जी जो है समृद्धि फिल्म्स एंड आर्ट फोटो स्टूडियो, सुपर सर, वेरी वेल एक्सप्लेन, उन्होंने आपके बारे में कहा है। उमेश पाटिल बोल रहे हैं कि नमस्कार शिंदे सर एंड अभय सर, गुड इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल स्पीच। संजय मिश्री जो गुजरात के हैं वो भी आपको थैंक्स कर रहे हैं। इट्स हर्षित सागर MP15, उन्होंने भी आपको थैंक्स कहा है। उदय देसाई जी है, पराग इज ऑलवेज ग्रेट। तो उदय देसाई सर, जिनका कल हमारे यहाँ पर वर्कशॉप है, तो थैंक यू उदय देसाई सर, आपने यहाँ पर प्रेजेंस आपका हमारे लिए अनमोल है। वेडिंग डेज है वो पूछ रहे सर, तुम्ही दादी का वाढ वैभव साठे। वैभव साठे, वैभवजी खरंच एक चांगला प्रश्न आहे. म्हणजे अगदी खरं सांगायचं तर फोटोग्राफरला दाढी वाढवायला, म्हणजे बऱ्याच जणांना दाढी वाढवायला आवडते, पण आपल्या एरवीच्या आयुष्यामध्ये, डे टू डे लाइफ मध्ये, मैं परत हिंदी और तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मैं दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूं तो कभी किसके पास मीटिंग को जाना है, कभी किसी क्लाइंट से मिलना है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये लॉकडाउन में मुझे चांस मिला कि किसी को मिलना नहीं है, कुछ नहीं है, तो दाढ़ी बढ़ा ली। अब ये बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि मेरे जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, देखो क्लाइंट्स अभी मतलब पैसे से भी छोटा बड़ा नहीं होता, मैं सबको अच्छा ही बोलता हूँ, तो उनमें से जो बहुत से क्लाइंट का फोन आया जब भी उन्होंने डीपी के ऊपर फोटो देखा कि पराग ये दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको कंटिन्यू करो।
फिर मेरे राकेश रावल और ऐसे जो क्रिएटिव फोटोग्राफर दोस्त है, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो तुम्हारी फोटो निकालनी है, क्योंकि पूरा व्हाइट बहुत कम जन को आता है। सो ये मैंने कंटिन्यू कर लिया। शायद अगले सीजन के पहले काट डालूंगा, लेकिन तभी तक के लिए एंजॉय कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर। फिर से एचडी क्रिएशन का क्वेश्चन है सर, सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है? तो मैंने ऑलरेडी बोला, ऐसा कैमरा बना नहीं है। एग्जैक्टली। आप प्रीवियस, अगर आप प्रीवियस थोड़ा वीडियो देखते हो तो आपको उसमें समझ में आएगा। तो थँक्स फॉर दिस क्वेश्चन। पंकज अहेर पूछ रहा है, सर व्हिडिओ मिक्सिंग शिकायचे आहे तर कुठे क्लास करायला मिळेल? ॲक्च्युअली सर याचं उत्तर तुम्ही द्या। एक्चुअली पंकज जी, वीडियो मिक्सिंग का जो डे है, वो डे 4 चेतन मेहता जी है, वो अच्छे सिखाते हैं। और डे 9 है रामकृष्णा सुर्वे, तो वो भी वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको बता सकते हैं। दीपेश पाटिल पूछ रहे हैं, सर पोर्टा लाइट यूज वेडिंग में कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन। दीपेश जी, अगर मैंने पहले ही कहा कि हम लोग पोर्ट्रेट के ऊपर जितना ध्यान देते हैं उतना रिचुअल्स के ऊपर नहीं देते। अभी जैसे पोर्ट्रेट लाइटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, एक रहता है मेन लाइट, की लाइट बोलते हैं, ओके। दूसरा लाइट रहता है फीलर लाइट, और तीसरा लाइट रहता है या तो बैकग्राउंड लाइट या तो हेयर लाइट। इसकी वजह से हमारे पोर्ट्रेट बहुत अच्छे आते हैं। अच्छे क्यों आते हैं? क्योंकि अगर लाइट बैकग्राउंड पे डाला है या पीछे से आ रहा है तो आपको वो डेप्थ क्रिएट करता है फोटो में। आप सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कितना आगे है उसका एक विजुअल इफेक्ट आपको देता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक मेन लाइट, अभी जैसे मेरा फेस है ना बहुत बड़ा है, मेरे फेस पे लाइट थोड़ा एक साइड ज्यादा दे दो तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक का लाइट आपको मिल गया। यहाँ से ब्लैक जाएगा तो मैं क्या लगूंगा, पतला, नहीं होते हुए भी मेरा फेस पतला लगेगा। इसको करेक्टिव लाइटिंग बोलते हैं। अगर वही चीज आप आपके रिचुअल्स में करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट लाइट है वो है वीडियो का लाइट। क्यों बेस्ट है? अगर आपके पास 3 स्टूडियो लाइट भी है तो भी अगर उसको फटाफट हिलाना है नहीं हिल सकते। एक तो पैसे मतलब महंगे है, उसको पावर डालना है, नहीं डालना है फिर भी गिर गए तो 15-20 हजार रुपए गए। वही पोर्टा लाइट, गिरा तो भी क्या जाएगा, 100 रुपए की 200 रुपए की ट्यूब जाएगी। अच्छा, उसमें सेल डालने पड़ते नहीं, पार्टी ने जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दिया है उसमें से अपने को लेना है। ये सब चीज को देखते हुए 2 पोर्टा लाइट अगर आप प्रॉपरली प्लेस करते हो तो वही आपका क्या हो गया, मेन लाइट और हेयर लाइट। मैं कैसा लगाता हूँ वो भी बोलता हूँ। अगर जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे 4 जन बैठे हैं, तो राइट हैंड साइड में मेरा जो मेन लाइट है, पोर्टा का लाइट इतना नजदीक लाऊंगा कि ये चारों जन को 75% लाइटिंग हो गया। अभी पीछे से एक परफेक्ट, ये मेन लाइट के अपोजिट में पीछे से एक पोर्टा लाइट का अम्ब्रेला निकाल के उसको डायरेक्ट दे दूंगा तो क्या हो गया, हेयर लाइट हो गया। चारों जन को सेपरेशन मिल गया। और एक फ्लैश को मैं मेरे ये साइड से दे दूंगा जिसकी पावर बहुत कम रहेगी, या तो उसको बाउंस करूंगा, या तो उसको अम्ब्रेला लगाऊंगा, या तो उसको डुप्लीकेट मैडमोड का डिजीबॉट लगाऊंगा और उसको जस्ट फील करूंगा। ये साइड में जो ब्लैकिशनेस आ रहा है उसको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए। अगर नहीं करता हूं तो भी रॉ में काम करता हूं तो अपने आप को खुल के आ जाता है। सो वही लाइटिंग में फोटो अगर निकालते हो तो उसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिखते हैं, इमोशन बहुत अच्छे दिखते हैं। आंख में लड़की के आंसू आते हैं और सामने से फ्लैश है तो कहीं पे आंसू नहीं दिखेंगे, वही लाइट साइड से आती है तो आंसू बाहर आ जाते हैं। सो पूरा गेम है वो इमोशन का, एक्सप्रेशन का। तो उसके लिए 2 पोर्टा लाइट आपके पास होना बहुत जरूरी है। और वो लाइट को हिलाने को सीखो, आगे पीछे करना है, उसका इफेक्ट देखने को सीखो। हॉल में जाने के बाद स्टेज के ये कोने में और ये कोने पे 2 लाइट लगा दिए, उजाला कर दिया, इसका मतलब लाइटिंग नहीं हुआ। ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे उजाला मतलब लाइटिंग नहीं होता है। ये लाइट को नजदीक लेके आओ, उसका इफेक्ट देखो फेस के ऊपर। जो स्टडी करना है ये चीज करो। सो डेफिनेटली 2 पोर्टा लाइट मैं बहुत पसंद करता हूँ और एक 685 का फ्लैश। सर थँक यू। विशाल पवार फोटोग्राफी जो है वह बोल रहे हैं की पराग सर आपल्याशी 1 महिन्यापूर्वी जीएसटी बिलिंग वरती बोलणे झाले,
ले फोटोग्राफरसाठी यावर मार्गदर्शन करावे. ओके. सर, मी स्वतः या मताचा आहे की माझ्या मते तरी खूप फोटोग्राफरचा टर्नओव्हर हा जीएसटी मध्ये आपल्या बसत नाही. परफेक्ट. मी स्वतःही जीएसटी भरत नाही, कारण आपल्याला तेवढा टर्नओव्हर नाही आहे. त्यामुळे माझ्या मते तरी अगदी तुमच्याकडे जोपर्यंत गव्हर्नमेंटची कॉन्ट्रॅक्ट नाही आहेत किंवा म्युन्सिपाल्टीमध्ये काही नाही आहे जिथे जीएसटी हे बाइंडिंग आहे, तर तिथपर्यंत शक्यतो जीएसटीच्या वाटेला जाऊ नये. कारण आपल्याकडे भरण्यापेक्षा ना त्याची प्रोसिजर खूप तापदायक असते. ती भरण्याची पद्धत इझी नाही आहे आपल्याकडे. त्यामुळे शक्यतो माझं मत आहे की इन्कम टॅक्स नक्की भरावा. म्हणजे त्याच्याबद्दल जागरूकता म्हणाल तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या फोटोग्राफरकडे स्वतःचा पॅन नंबर असलाच पाहिजे. हा गैरसमज आहे आपल्याकडे की इन्कम झाला तरच इन्कम टॅक्स भरायचा. मित्रांनो, 4 लाख 5 लाख रुपये तुम्हाला वर्षाला अलाउड आहेत. 5 लाख भागिले जर 12 महिने केले तर 12×48 म्हणजे तुम्ही महिन्याला 40,000 कमवता. हे कागदोपत्रात प्रूव्ह होतं. म्हणजे उद्या तुम्हाला लोन पण मिळतं, बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला होतात. आणि याच्यासाठी तुमचा खर्च किती, तर सीएला द्यायचे 2,500 रुपये. ही गोष्ट 100% प्रत्येकाने केलीच पाहिजे. पण जीएसटी साठी ओढवून आ बैल मुझे मार करायची काही गरज नाही. यस सर. एचडी क्रिएशन फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सर सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है? सर जी, इसमें वही बता रहा हूं कि आप पर्सनली बात करो. चलो, मैं आपने आज तक क्या यूज किया वो मुझे जानने की जरूरत है. आप फोटोग्राफी कौन सी करना चाहते हो? कैंडिड करोगे, प्री वेडिंग करोगे, क्या करोगे? ये सब जानने के बाद मैं डेफिनेटली आपको आपके बजट में क्या अच्छा आ सकता है, ये डेफिनेटली मैं आपको सलाह दूंगा. आप फोन नंबर सर ने डाला है, एक बार मैं वर्बली रिपीट करता हूं. मेरा फोन नंबर 9920 9920493593. आप कभी भी मुझे बेशक फोन कीजिए. मैं डेफिनेटली आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आपको 100% गाइड करूंगा सर. थैंक यू. दूसरी जो कमेंट है, सर रिसेप्शन पिक्चर्स में नॉइज मिलती है, वो दीपेश पाटिल पूछ रहे हैं, रिसेप्शन पिक्चर्स में नॉइज मिलती है, वो कैसे ठीक से निकाल सकते हैं? ओके. दीपेश जी, आपका क्वेश्चन जो है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. नॉइज 2 तरीके के होते हैं. एक होता है आपने अननेसेसरी अगर आपका आईएसओ बढ़ा दिया तो आपको नॉइज मिलता है. दूसरी चीज है कि आपने अगर कुछ फोटोग्राफ को अंडर शूट किया तो नॉइज मिलता है. सो सबसे पहली चीज है कि फोटोग्राफी में फोटो को अंडर शूट करना मत करो. पहले चीज के ऊपर आता हूं कि नॉइज मिलता है वो किस वजह से, तो आईएसओ बूस्ट करने की वजह से. सो इफेक्टिवली आप समझ लो कि फोटोग्राफर ने कौन से चीज के लिए कितना आईएसओ रखना है. जैसे आपने रिसेप्शन की बात की, तो रिसेप्शन में मैं एक स्टैंडर्ड रूल देता हूं आपको कि आपको एपर्चर रखना है 8, शटर स्पीड रखना है 200 और आईएसओ रखना है 640. वापस रिपीट करता हूं. एपर्चर 8, शटर स्पीड 200 या 160 और आपका जो आईएसओ है वो 640. क्योंकि कोई भी कैमरा रहने दो, 640 के बाद उसका ग्रेनीनेस बढ़ जाता है. अभी इसके लिए लाइटिंग कहां से लाओगे? तो इसमें जो लाइटिंग का सिस्टम है वो ऐसा है, आपके पास सिंगल कैमरा, सिंगल फ्लैश है ना, तो भी आप ये आईएसओ, ये एपर्चर, ये शटर स्पीड मिल सकता है. कैसा? तो आपके पास अगर सिंगल फ्लैश है तो आप जहां से ग्रुप शूट करते हो, आपके सर के पीछे 9 फीट का स्टैंड लगा दो या 8 फीट का स्टैंड लगा दो. उसके ऊपर एक फ्लैश डायरेक्टली लगा दो, जिसको पोजीशन करो रिसेप्शन की तरफ, सबकी तरफ. आपको यही एपर्चर, यही शटर स्पीड 100% मिलेगा. तो मैंने कैमरा के ऊपर लगाने को ना क्यों बोला? अगर कैमरा के ऊपर यही फ्लैश लगती है तो सामने वाले के चश्मे में ग्लेयर आती है, उसकी शैडो पीछे दिखती है. वही थोड़ी सी ऊपर से नीचे जब भी लाइट जाती है तभी उसकी शैडो उसके पीछे दब गई और उसके स्पेक्स में ग्लेयर नहीं आए. तो ये एपर्चर, ये शटर स्पीड रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. और दूसरी चीज है, फोटोग्राफर आईएसओ को डरता है क्योंकि वो फोटोग्राफर
नॉइज को डरता है, क्योंकि वो नॉइज कहाँ पे देखता है, या तो अपने कैमरा के स्क्रीन पे या अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, पिक्चर को बहुत बड़ा एनलार्ज करके। बट इतनी बड़ी एनलार्जमेंट आप आपके एल्बम में कभी डालते हो? नहीं डालते। फिर क्यों डरते हो? देखो, नॉइज मतलब दाग अच्छे हैं बोलते हैं ना वो एडवर्टाइज में, वैसे नॉइज अच्छा होता है। हर टाइम नॉइज गंदी बात नहीं है, नॉइज वाले फोटो भी अच्छे लगते हैं। और सबसे एक चीज 100% बोलूंगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपकी फ्लैश आपके कैमरा के ऊपर लग के आप काम करते हो, तो आज के डेट में मेरी नजर में आप वेडिंग फोटोग्राफर नहीं हो। उसी सेंटेंस को और एक सेंटेंस से ऐड करता हूं कि अगर आपको रॉ शूट नहीं करते हो, अगर आप रॉ नहीं शूट करते हो और रॉ को प्रोसेस भी नहीं कर सकते हो, तो आप आज के डेट में वेडिंग फोटोग्राफर नहीं। वेडिंग फोटोग्राफी में जितने पिक्चर्स आप सोशल मीडिया पे देखते हो, 99.99% फोटोग्राफ्स वो रॉ पे खींचते हैं। अगर आप रॉ शूट करते हो, नॉइज आने दो, बिंदास आने दो, नॉइज को कम करना उसमें। तो नॉइज को समझ जाओ, और आईएसओ जहां जरूरत है ना वहां पे बूस्ट करो। लेकिन हमें कुछ आदत पड़ी है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी 1600 2000 आईएसओ। कभी आईएसओ बढ़ाना है, अगर अवेलेबल लाइट को अंदर लाना है फोटो में, उससे कुछ ट्री डायमेंशन क्रिएट करना है, तो आईएसओ को बढ़ाओ ना। लेकिन हम गलत जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं। यस सर। ओके सागर महाजन पूछ रहे हैं सर, पिक्चर स्टाइल के बारे में कुछ बताइए। ओके, वापस वही आता हूँ कि रॉ शूट करते हो तो पिक्चर स्टाइल के में कुछ दिक्कत नहीं आती है। पिक्चर स्टाइल किसको देखनी है? जो जेपेग शूट करता है। लेकिन उसमें भी आपको गाइड करूंगा कि मोस्टली न्यूट्रल रखो, उसमें विविड मत रखो, मोनोक्रोम मत रखो, मोस्टली उसको न्यूट्रल या नेचुरल रख के शूट करो। लेकिन कोण सागर महाजन भावा, एक गोष्ट सांगेल, जर आयुष्यात पैसा आणि नाव कमवायचंय ना, तर रॉ शूट करायला शिका, रॉ प्रोसेस करायला शिका। हे अगदी 100% सत्य आहे याच्यात। यस सर। ओके गणेश सर। ताक पूछ रहे हैं, हाय सर, टैमरॉन 35-150 mm 2 point लेंथ कैसी है? 35-150 f2.8 सर, ये यस लेंस है, सर, मैं ये चेक मुझे कर लूंगा डाउट है। तो। सर चेक करो, ये लेंस बन नहीं सकती टेक्निकली सर, क्योंकि ये 4 गुना लेंस है। अगर अगर इसका f2.8 बनाना है तो सामने का डायमीटर हो गया 92 के ऊपर। टेक्निकली ये लेंस बन नहीं सकती सर। सर ये एक्चुअली 35-150 2.8 f4 है। हाँ, मैं वही बोल रहा था, 2.8 f4 है। सर वापस रिपीट करूंगा गणेश जी की ये 4 मल्टीप्लीकेशन हुआ। और ये टैमरॉन का ब्रांड उतना उसके ऊपर विश्वास रखने लायक भी नहीं है। सो मेरे हिसाब से आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं मुझे पता नहीं, बट हो सके तो उसके अंदर की लेंस ले लो जिसकी यूज करते हो, या तो सिग्मा की 8 सीरीज ले लो। लेकिन टैमरॉन 35-150 ये 4 मल्टीप्लीकेशन की लेंस हो गई, और एक लेंस में सब काम करने की कोशिश मत करो। हमारी सोच बहुत पड़ी हुई है कि मुझे एक ही लेंस बदली नहीं करना है, एक ही लेंस में पूरे काम करने हैं। देखो, हम फोटोग्राफर है, जब तक लेंस बदली नहीं करेंगे ना तब तक मजा भी नहीं आएगा काम करने का। और दूसरा, अगर आप ये बोलते हो कि मेरे पास लेंस बदली करने का टाइम नहीं रहता है, तो आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता है। ये ध्यान में रखो। अगर आप खड़े हो और आपके बोलने से लोग झुके नहीं, तो बिजनेस क्या कर रहे हो? सो मेरा ये कहना है कि आप आपका वोकैबुलरी बढ़ाओ, आपका पर्सनालिटी कुछ अच्छा करो, अपने आप लोग आपका सुनेंगे। आपको लेंस बदली करने के लिए 6 सेकंड चाहिए। चलो लेंस बदली करने का तरीका भी बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे पास 3 लेंस काम करते हुए रहती है, 24, 70, 35, 85। मेरा असिस्टेंट के गले में एक क्रॉस पाउच है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी उठा के, यहाँ पे पड़ा है, वो एक फोटोग्राफर ने ही बनाया है। तो उसमें मेरे लेंस 3 खाने हैं, उसमें मेरे 2 लेंस पड़े रहते, एक खाना खाली रहता है। जब भी मुझे लेंस बदली करनी है तो मैं जस्ट उसको उसकी तरफ देखता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है। मैं पहली लेंस निकालता हूँ, हाथ बॉडी के ऊपर रखता हूँ, जो खाली खाना है उसमें वो लेंस डाल देता हूँ, दूसरी लेंस उठाता हूँ, लगा देता हूँ, 6 सेकंड जस्ट। सो ये मत कहो मुझे कि इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप फोटोग्राफर नहीं हो। सो 1 सेकंड मुझे ब्रेक दे दो, मैं वो दिखा देता हूँ। यस सर। तो दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछते रहिए।
सर देखिए कितने जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं। फिर से सर के यहाँ पर स्विच ओवर करता हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये सर फोटोग्राफर ने बैग बनाई है। इसको जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो इसके अंदर 3 खाने, देखो, ये देखो, ये 3 खाने देखो इसमें। ओके, ये 3 खाने हैं इसमें। इसमें साइड में पाउच भी है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। यहाँ पे आपको आपका सैनिटाइजर रखने के लिए जगह है। यहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह रखने के लिए जगह है। ये देखो, मेरा सैनिटाइजर इधर ही पड़ा है। सो ये चीज अगर आपके असिस्टेंट के पास है या आपके गले में अटकाई है तो आप खुद ये चीज कर सकते हो, और लेंस बदली करोगे तब भी पर्सपेक्टिव बदली होगा और तभी कुछ अच्छा काम होगा। सर एचडी क्रिएशन का क्वेश्चन है, सर स्टूडियो में सिंगल लाइट से फोटो निकालना है तो लाइट कौन से यूज करने चाहिए? सर लाइट कौन सा भी रहने दो, सिंगल लाइट से स्टूडियो में फोटोग्राफी नहीं करना, मत करना, क्योंकि फोटो वहां पे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं लोगों को कि मेरे फेस के ऊपर की जो प्रॉब्लम्स है वो दिखने नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेरा फेस बहुत जाड़ा है, अगर मुझे पतला दिखाना है तो आप थोड़ा सा क्रॉस लाइट करोगे, लेकिन ये साइड में अगर ब्लैक चला जाता है बहुत सारा तो मैं वो फोटो आपसे लूंगा नहीं। तो एटलीस्ट 3 लाइट स्टूडियो में जरूरी है, जिसके ऊपर मेरे मेंटोर दोस्त उदय देसाई जी शायद कल बात करने वाले हैं आपसे पोर्ट्रेट के लिए। तो एटलीस्ट वो कल आप उनसे भी बात कीजिए। 3 लाइट जरूरी है, एक मेन लाइट, एक फील्ड लाइट। फील्ड लाइट की जगह पे आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हो, पर एक लाइट बैकग्राउंड में और एक लाइट हेयर लाइट में। सो एटलीस्ट 2 से 3 लाइट जरूरी है। लाइट कौन सा भी रहने दो सर, आपका स्टूडियो में अगर आप एक छोटा फ्लैश से भी काम करते हो, 2 फ्लैश लगा के, तो भी आप आराम से एक स्टूडियो चला सकते हो आज के डेट में। पहले जैसा बड़ा बड़ा सॉफ्ट बॉक्स नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिसको पैसा उतना ही आ रहा है, तो मेरा हमेशा हिसाब रहता है कि जितना आ रहा है ना उतना ही डालो, उससे ज्यादा कर्जा निकाल के कोई बाहर से नहीं आने वाला आपके पास बहुत बड़ा काम है। थैंक यू। यस सर, राजा शाह पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात, हाउ डू आई गेट लिंक ऑफ नेक्स्ट वेबिनार? आई गेट टुडेज लिंक फ्रॉम सम व्हाट्सएप ग्रुप। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पर अगर सब्सक्राइब का बटन दबाते हो और वहां पर नोटिफिकेशन ऑन कर देते हो तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज है, पंकज आहेर पूछ रहे हैं, सर माझ्या Z6 Mark II अडॅप्टर लावून दुसरी लेन्स वापरू की Z सिरीज मधली लेन्स घेऊ? ओके सर, किनका क्वेश्चन है? पंकज जी। पंकज जी, जब तक आप एडॉप्टर तो आपको मिला है, उसके साथ आप ट्राई कीजिए उससे यूज करने के लिए। उससे आपके बॉडी को कुछ हार्म नहीं होने वाले, कैमरा बॉडी के। लेकिन हम लोग इतने फास्ट लेंस नहीं बदली कर सकते। आज एक एक लेंस 50,000 के ऊपर जाती है। सो आप पहले आपकी जरूरत को समझो। जैसे आपने Z6 लिया है तो आपको 2470 तो आई है उसके पास, साथ F4 तो ये हो गया। तो अभी सेकंड लेंस आपके पास अगर पुराना 85 पड़ा है निकॉन का, तो आप 100% अडॉप्टर से यूज कर सकते हो। एटलीस्ट थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने दो, थोड़े 4 पैसे अपने पास आने दो, तभी पैसे से ले लेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई किसी को हार्म नहीं होगा, रिजल्ट भी मार नहीं खाएगा। सो थोड़ी देर तक आराम से यूज करें। यस सर, गुरु कृपा डिजिटल स्टूडियो अकोट पूछ रहे हैं, सर स्टूडियो के लिए क्या सेटअप होना जरूरी है? तो सर ने थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। एचडी क्रिएशन पूछ रहे हैं, सर स्टूडियो में सिंगल लाइट से फोटोग्राफी करना है तो सॉरी वो हो गया है क्वेश्चन। राजू चूरी पूछ रहे हैं, मेरे पास गोडॉक्स फ्लैश है, उसका ट्रिगर है, मुझे स्टूडियो लाइट लेना है तो कौन सा लूं? एलिनक्रोम 400 और गोडॉक्स 400, प्लीज सजेस्ट। ओके राजू जी, ऑलरेडी आपके पास जो ट्रिगर है वो गोडॉक्स के कोई भी चीज में यूज होगा, लेकिन एलिनक्रोम 400 में वो यूज नहीं होगा। सो मैं खुद भी अटका होके एक बार गोडॉक्स में पैसा डाल दिया है, तो अभी गोडॉक्स की लाइट ले लो। एलिनक्रोम अगर लेते हो, एलिनक्रोम का भी कुछ नया लाइट आया है गोडॉक्स के जैसा, मे भी वो बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि एलिनक्रोम ये अपने यहाँ की कंपनी है और गोडॉक्स चाइना की कंपनी है। बट हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और हम लोग को दोनों को साथ में यूज करना है। जब भी आप बोलते हैं कि मुझे गोडॉक्स 400 लेना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ आपका पुराना फ्लैश को भी दोनों को कंट्रोल करोगे, तभी आपको रिजल्ट में मजा आएगा। सो अगर ये वजह है तो आपको गोडॉक्स में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर एलिनक्रोम 400 लेके आप सिर्फ वो अकेले से कुछ काम करना चाहते हो, तो फिर वो उसमें भी जा सकते हो।
इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है वो। कांचन स्टूडियो पूछ रहे हैं कि सर बॅग कुठे मिळेल? वो जी आपने आता आपने है जो दी बैग बैग। हाँ आता दिली। ठीक है, मेरा फोन नंबर है, मुझे भेज दो, मैं डायरेक्ट वो गुजरात के फोटोग्राफर है, उनका फोन नंबर आपको भेज दूंगा। ओके सर। दूसरी सतीश पेडनेकर सर पूछ रहे हैं हाउ टू मेक फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग बाय फोटोग्राफर। ओके, सतीश जी नमस्ते। फ्यूचर प्लानिंग, सबसे पहले अभी तो अपना पुराना प्लानिंग सब डिस्टर्ब हो चुका है, बट मैं ये कहूंगा कि फोटोग्राफर को अच्छे पैसे लेने चाहिए और पैसे बचा के रखने चाहिए। सो प्लानिंग या सच कुछ नहीं, जब भी अगला सीजन चालू होगा तो अपनी बीती बातों को भूलिए मत कि हम लोग ने क्या बुरे दिन निकाले हम लोग की सोच की वजह से। तो इसके आगे आपका प्लानिंग ये रहना चाहिए कि आप कुछ पैसा बचा के रखें, हर बात को अपडेट में डालने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, हर इसके पहले जो फोटोग्राफर, जैसे मेरी निकल गई, मतलब मेरा पूरा जनरेशन इसमें निकल गया, लेकिन इसके आगे एक बात ये भी बताऊंगा कि अभी फोटोग्राफर की भी जो संख्या बोलते हैं या गिनती है वो बहुत ज्यादा हो गई है। सो कहीं ना कहीं पे ये कंपटीशन हर एक को अफेक्ट करेगी। सो एवरी फोटोग्राफर हैज अ सेकंड बिजनेस। आपको कुछ ना कुछ अलग बिजनेस करने की जरूरत है। और वो भी क्यों जरूरत है, एक तो सिर्फ फोटोग्राफी के ऊपर आपका गुजारा नहीं हो सकता है, और दूसरी चीज फोटोग्राफी करने के लिए 365 दिन उसमें घुसने की जरूरत नहीं रहती है। आपको अगर 70 दिन काम है तो बाकी के दिन आप दूसरा बिजनेस कर सकते हो। वो 70 डेज का जो काम निकालना है वो आपको थोड़ा सा नाइट ड्यूटी करके, थोड़ा सा रात को काम करके, किसी से काम करवा के भी कर सकते हो। या तो फिर फैमिली में कोई अच्छा इनकम होना चाहिए, जैसे आप यंग हो कोई, तो आपकी वाइफ अगर काम करती है तो बेशक आप सिर्फ फोटोग्राफी के ऊपर रह सकते हो। लेकिन इसके आगे मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि फोटोग्राफी में गुजारा, मतलब आपके सपने तो छोड़ो, गुजारा होना भी थोड़ा मुश्किल है जब तक आप कुछ उसके ऊपर अच्छा कमांड नहीं करते। और अच्छा कमांड करने के लिए उतना आसान भी नहीं है वो चीज। सर क्षितिज क्रिएशन पूछ रहा है सिग्मा 35mm 1.4 आर्ट लेंस कैसा है और किस टाइम में इसका सही इस्तेमाल होगा वेडिंग में। ओके क्षितिज, वेरी गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द माय फेवरेट लेंस। मैं खुद ये लेंस लास्ट 3.5 साल से यूज कर रहा हूँ, सिग्मा 35mm 1.4। ये लेंस से मैं मैक्सिमम टाइम रिचुअल्स शूट करता हूँ, यानी जो हमारे विधि चालू रहते हैं शादी में, मंगलसूत्र पहनाना, फेरे, ये सब चीज में मैं 35 मैक्सिमम यूज करता हूँ। अगर हो सके पीछे जाने को जगह है तो सब ग्रुप फोटो भी इसके ऊपर ही शूट करता हूँ। सो वन ऑफ द माय फेवरेट लेंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, शार्प रिजल्ट है। इवन एक दूसरे को जब भी दुल्हा दुल्हन माला पहनाते हैं तभी मैं पूरा ओपन एपर्चर पे शूट करता हूँ f1.4 पे। सामने से जो पोर्टा लाइट है उसकी लाइट को कैप्चर करता हूँ f1.4 250 का शटर स्पीड, और जो आईएसओ मिले वो, कभी 640 कभी 800 जो मिले वो। और मेरी फ्लैश दोनों के पीछे रहती है, जहां पे लोग खड़े हैं उसके पीछे से लाइट आता है, तो अपने आप ये सबको एक ब्लू कलर का क्या मिलता है, हाइलाइशन मिलता है मुझे। सो मेरा पिक्चर ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशन हो जाता है। सो मेरी बहुत फेवरेट लेंस है। 85mm फर्स्ट प्रेफरेंस, 35mm सेकंड प्रेफरेंस। सर शार्प लेंस है। यस सर। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हुए हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। तो एक्चुअली मैं सर आपने यहाँ पर जो चीज़ें बताई वो तो बिल्कुल बढ़िया थी। फिर से बताता हूँ सर का हर महीने के 1 तारीख से पर्सनल कोचिंग का क्लासेस होता है। सर का नंबर मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए ये उनका नंबर है सर का। तो आप सर को कभी भी कॉल कर सकते हैं और कोई क्वेश्चंस है तो वो भी वहाँ पर कॉल करके आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सर कभी भी फोटोग्राफर के भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो सर यहाँ पर आए कैम्बिया में आपने हाँ सर बोलिए। ठीक से, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं समझता हूँ कि बॉम्बे में बाहर से आना बहुत महंगा होता है, बॉम्बे में रहना बहुत महंगा होता है। सो मेरा और एक पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वर्कशॉप्स लेने का, कि मैं आपके यहाँ पे आ जाता हूँ और 10 से 20 स्टूडेंट को मैं वहां पे 5-6 दिन रह के ट्रेन करता हूँ। उसमें मैं पूरा बेसिक से लेकर
उनको एडवांस फोटोग्राफी तक सब डिस्कशन, सब प्रैक्टिकल से साथ होता है। 10 से 20 स्टूडेंट में मैं वहां पे जाके लेता हूँ। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे मैंने ऐसे वर्कशॉप लिए हैं, तो उसमें जो आपका पैसा है वो बहुत कम पैसे में आपका वर्कशॉप अच्छा होता है। दूसरा, मेरे हिसाब से क्या अच्छा होता है, तो एक एरिया के जब भी 10 से 15 जन साथ में रहते हैं, तो उसके मेरे जाने के बाद भी वो फैमिली बॉन्डिंग है ना, उसको बहुत साथ देती है। तो ये ग्रुप अच्छा क्रिएट होके वो बहुत अच्छा काम करता है। सो बिल्कुल ये सर, भी एक एकदम तरीका सही। है, आप उसके लिए भी कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। यस सर, मैं सर का नंबर मैंने यहाँ पर नीचे डाला है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स है सनार स्टूडियो, बालाजी मीडिया और लाइट एंड शैडो एकेडमी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो मार्केटिंग पार्टनर्स है कॉइनेज सॉफ्ट और प्रशांत रनावरे फोटोग्राफी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और कल जो उदय देसाई सर हैं, उनका स्टूडियो लाइटिंग पे सेमिनार है, तो आप जरूर यहाँ ये वर्कशॉप अटेंड करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पराग सर, आपने आपका बहुमूल्य टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। थैंक यू।